Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy Easy. Myself Seema Yadav, and today we are going to solve question answers of second chapter, that is the invisible living world beyond our naked eye. Science Curiosity Class 8. Okay, so students, हमने क्लास 8 का ये सेकेंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर दोनों पढ़ लिया है. अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं. ओके, और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में 8th क्लास की मैथ्स और इंग्लिश की भी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से वो भी पढ़ सकते हैं. ओके, सो आज हम सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. कीप द क्यूरियोसिटी अलाइव. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है वेरियस पार्ट्स ऑफ अ सेल आर गिवन बिलो. ये हैं अलग अलग सेल के पार्ट्स हैं. राइट देम इन एप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द फॉलोइंग डायग्राम. और ये जो डायग्राम गिवन है इसमें आपको लिखना है कि कहाँ पर कौन सा आएगा. ठीक है, जैसे देखो ये है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस आपको कहाँ पे फिल करना है. ये है एनिमल सेल, यानी इसमें आपको सिर्फ वही सेल्स के नाम लिखने हैं जो एनिमल्स में आते हैं. देन ये है प्लांट सेल, ग्रीन है. ठीक है, तो इसमें प्लांट सेल्स के पार्ट्स लिखने हैं. ओनली इन बैक्टीरिया सेल, इसमें बैक्टीरिया सेल के जो पार्ट्स हैं वो लिखने हैं. ठीक है, और ये जो बीच का पार्ट है दिस वन, इसमें आपको उस सेल का नाम लिखना है जो तीनों में आता है. ठीक है, जैसे कि ये हो गया सिप्टोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों में आता है, तो आप इसको यहाँ पे सिप्टोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे लिख देंगे. ओके, तो चलिए हम लिखते हैं इसको. फर्स्ट है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस किस में आता है. ओनली इन एनिमल एंड प्लांट सेल, मतलब आपके ऐसे भी सेल्स के पार्ट हैं जो आपको दो कॉलम में लिखना है, जैसे एनिमल सेल वाला जो सर्कल है उसमें भी और प्लांट सेल वाला सर्कल है उसमें भी. अब सिप्टोप्लाज्म है, ये 3 कॉमन है, तीनों में आता है, तो वो तो हम जो तीनों का कॉमन एरिया हो उसमें लिख देंगे, है ना. क्लोरोप्लास्ट, ये सिर्फ प्लांट सेल में आता है, तो इसको प्लांट सेल वाले कॉलम में लिखेंगे. सेल वॉल, ये प्लांट और बैक्टीरिया दोनों में आता है. ठीक है, तो इसको हम इसी तरह से लिखेंगे कि ये प्लांट और बैक्टीरिया दोनों के सर्कल में आ जाए. ओके, सेल मेम्ब्रेन कॉमन टू ऑल थ्रीज. न्यूक्लियोइड किस में आता है, बैक्टीरिया सेल में. अब आपको लिखना कैसे है, सर्कल बना के देखिए, इस तरह से लिखना है. ठीक है, ये 3 सर्कल आपने बनाने हैं. ओके, ये देखो फर्स्ट है जो प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल, एंड दिस वन बैक्टीरिया सेल. अब ये देखो आप यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ किस में होता है, प्लांट सेल में, इसलिए प्लांट सेल का जो एरिया है ये वाला सिर्फ इसी में होता है, इसलिए हमने इसी एरिया में लिखा. ठीक है, देन न्यूक्लियस है. अब न्यूक्लियस देखो आप, न्यूक्लियस का जो है ये एनिमल्स में भी आता है और प्लांट सेल में भी आता है ना. तो इसीलिए इसको हमने एनिमल और प्लांट दोनों का जो एरिया कवर हो रहा है उसमें लिखा है. ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि जो न्यूक्लियस है वो एनिमल और प्लांट दोनों सेल्स में आता है. ओके, देन न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड सिर्फ बैक्टीरिया में आता है, इसीलिए इतने से एरिया में लिखा है क्योंकि ये सिर्फ बैक्टीरिया का एरिया है, बैक्टीरिया सेल का एरिया है. ओके, देन जो कॉमन है, ये देखो कॉमन है ये वाले. ठीक है, ये सेल वॉल तो किस में आता है, बैक्टीरिया सेल और प्लांट सेल, ये दोनों का कॉमन एरिया है ना. बैक्टीरिया सेल और प्लांट सेल दोनों में आता है सेल वॉल, इसलिए यहाँ पे लिख दिया. देन क्लोरोप्लास्ट और सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों में कॉमन है, मीन्स ये एनिमल सेल में भी होता है, प्लांट सेल में भी होता है और बैक्टीरिया सेल में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट और सेल मेम्ब्रेन, इसलिए इसको हम तीनों का जो कॉमन एरिया है उसमें लिखेंगे. ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज आनंदी टुक 2 टेस्ट ट्यूब्स एंड मार्क दैम A एंड B. आनंदी ने 2 टेस्ट ट्यूब्स लिए जिसमें उसने A और B मार्क कर दिया. शी पुट 2 स्पूनफुल ऑफ शुगर सोल्यूशन इन ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स, दोनों में उसने शुगर सोल्यूशन रख दिया, यानी चीनी घोल के पानी में रख दिया. ठीक है, देन इन टेस्ट ट्यूब B शी एडेड अ स्पूनफुल ईस्ट. टेस्ट ट्यूब B में उसने क्या कर दिया, ईस्ट भी ऐड कर दिया, मतलब 1 चम्मच भर के उसने ईस्ट उसमें मिला दिया. किस में,
ये देखो, ये है इमेज। अब इसने जो है शी पुट स्पूनफुल किस में डाल दिया, बी में, यानी आप ये देखो ये वाला है ना बी टेस्ट ट्यूब, तो इसमें उसने ईस्ट डाल दिया। ओके, देन शी अटैच्ड टू इनकम्प्लीटली इन्फ्लेटेड बैलून टू द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। अब दोनों टेस्ट ट्यूब के मुंह पर यहाँ पर बलून लगा दिया, ठीक है, जो फूले हुए नहीं थे, ठीक है, थोड़ा बहुत फूला हुआ होगा, आपको ऐसे ही लगाना है। ओके, शी कैप्ट द सेट अप इन अ वार्म प्लेस अवे फ्रॉम सनलाइट। और फिर इसने इसको, ये जो बलून लगा हुआ, ये जो पूरा, ये जो प्रॉपर है, जो ये टेस्ट ट्यूब्स है, इसको इसने कहाँ रख दिया, वार्म प्लेस पे, जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं आती बट वो गर्म जगह है, ठीक है। सो अब आपके साथ आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये देखो, व्हाट डू यू प्रिडिक्ट विल आफ्टर 3-4 days, कि आप 3 दिन के बाद इसमें क्या होगा। शी ऑब्जर्व दैट द बलून अटैच्ड टू टेस्ट ट्यूब बी वॉज इन्फ्लेटेड। उसने ऑब्जर्व किया कि जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें क्या हुआ है, बलून जो है वो जिसमें अटैच है वो इन्फ्लेटेड यानी फूल गया है। ये टेस्ट ट्यूब बी है, इसमें जो बलून था ये देखो फूल गया है, कितने दिन के बाद, 3-4 दिन के बाद। सो व्हाट कैन बी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, तो ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या रीज़न है। पहले तो आपको बताना था कि आपको प्रोडिक्ट करना था कि 3-4 दिन के बाद क्या होगा, दोनों में बलून भर दिया है ना। तो उसने फिर ऑब्जर्व किया, हमने देखा आगे क्वेश्चन में कि जो बलून बी है वो फूल गया, तो इसका रीज़न क्या होगा। हमने जब चैप्टर पढ़ा तो उसमें पढ़ा था कि जो अगर हम ईस्ट डाल दें शुगर के सॉल्यूशन में और उसको गर्म जगह पर रख दें, जैसे आटे में हमने शुगर और ईस्ट डाल के गर्म पानी से आटा लगा के गर्म जगह पे रख दिया था, तो आटा फूल गया था, है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, आटे में बबल्स आते हैं और वो आटा फूल जाता है। तो यहाँ पे भी यही हुआ होगा, है ना। जो ईस्ट डाला है वो क्या कर रहा है, अपना प्रोसेस शुरू कर रहा है, जिसकी वजह से जो गैस प्रोड्यूस हुई और फिर ये जो बलून है ये फूल गया, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देखो, इसका आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, वाटर एवापोरेटेड इन टेस्ट ट्यूब बी, नहीं वाटर एवापोरेटेड नहीं हुआ है, पानी थोड़ी ना भाप बनेगा, इतनी गर्म जगह पे नहीं रखा था। बी है द वार्म एटमॉस्फेयर एक्सपेंडेड द एयर इनसाइड, गर्म जगह के कारण जो अंदर हवा है वो एक्सपेंड हो गई टेस्ट ट्यूब बी में, नहीं। ईस्ट प्रोड्यूसेस अ गैस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब विच इन्फ्लेटेड द बलून, ईस्ट ने एक गैस प्रोड्यूस की जिसकी वजह से जो टेस्ट ट्यूब बी का बलून है वो फूल गया। हाँ, हुआ तो यही है। 4th ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, शुगर रिएक्टेड विद वार्म एयर विच प्रोड्यूसेस गैसेस इवेंचुअली इन्फ्लेटेड द बलून, बट शुगर तो वार्म एयर के साथ कनेक्ट नहीं है, वो तो पानी में है, बस उसको थोड़ी गर्माहट मिल रही है ना। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शी टुक अनदर टेस्ट ट्यूब 1/4 फिल्ड विद लाइम वाटर, उसने एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, जिसमें जो 1/4 है वो लाइम वाटर लिया उसने। शी रिमूव द बलून फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब बी, उसने टेस्ट ट्यूब बी में से बलून निकाला, सच अ मैनर दैट गैस इनसाइड द बलून डिड नॉट एस्केप, यानी इस तरीके से निकाला कि जो बलून में गैस है वो बाहर ना निकले, ठीक है। शी अटैच द बलून टू द टेस्ट ट्यूब विद लाइम वाटर एंड शूक इट वेल, उसने जो बलून है उसको जिस टेस्ट ट्यूब में उसने लाइम वाटर भरा था उसमें अटैच कर दिया, मतलब उसको फिक्स कर दिया उसके साथ, टेस्ट ट्यूब के साथ बलून को, और फिर उसको शूक यानी अच्छे से मिक्स किया, हिलाया टेस्ट ट्यूब को, ठीक है। देन व्हाट डू यू थिंक शी वांट्स टू फाइंड आउट, अब वो ऐसा क्यों कर रही है, लाइम वाटर में बलून को बांध के अटैच करके वो क्या चेक करना चाह रही है कि क्या हो रहा है, बलून में कुछ रिएक्शन देखना चाह रही है या पानी में कुछ रिएक्शन देखना चाह रही है ना। सो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, सो इसका आंसर आप ये लिखेंगे दैट शी वांट्स टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द बलून। हमने अभी देखा कि जो बलून फूला ही क्यों था, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, बट उसको कंफर्म करना था कि जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है या कोई और गैस है, ठीक है। सो इफ़ द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की, अगर जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है
तो जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा, दूध जैसा कलर हो जाएगा उसको, विच इज़ अ कॉमन टेस्ट फॉर CO2। जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए एक कॉमन बात है कि आप इस तरह से करोगे तो आपको पता चल जाएगा इस टेस्ट में कि जो गैस है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फार्मर वाज प्लांटिंग व्हीट क्रॉप्स इन हिज फील्ड। एक किसान अपने खेतों में गेहूं की प्लांटिंग करता है, गेहूं की फसल लगाता है, ठीक है। He added nitrogen rich fertilizers to the soil to get a good yield of crops। अब वो अपने फसल में क्या डालता है, फर्टिलाइजर्स डालता है जिसमें नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में था, है ना, ताकि जो फसल है वो अच्छी हो सके। अगर सॉइल में नाइट्रोजन डालेंगे तो फसल अच्छी होगी, इसलिए उसने डाल दिया। इन द नेबरिंग फील्ड, उसके पड़ोस के खेत में एक दूसरा किसान है जो क्या उगा रहा है, बीन क्रॉप्स उगा रहा है, ठीक है। बट शी प्रिफर्ड नॉट टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, बट उसने नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र नहीं डाला अपनी फसल में। क्यों? उसको अच्छी फसल नहीं चाहिए, टू गेट हेल्दी क्रॉप्स, है ना, उसको नहीं चाहिए। कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न? अब क्या रीज़न है, क्या उसको अच्छी फसल नहीं चाहिए या और कुछ रीज़न है? सो हमने चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तो हमने उसमें देखा था कि जो ये कौन से प्लांट्स लगा रहा है, ये बीन क्रॉप्स, है ना। तो जो ये क्रॉप्स होते हैं, जो ये फसल होती है, इनकी जड़ों में क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, राइजोबियम, है ना, जो क्या करता है, एयर से नाइट्रोजन लेके और फिर वो प्लांट्स को दे देता है। मतलब वो मिट्टी में जाता है नाइट्रोजन और उससे क्या होती है, जो फसल है वो अच्छे से ग्रो होती है ना। तो यहाँ पे उसको नाइट्रोजन जो है वो नेचुरली ही मिल रहा है, जो प्लांट उसने लगाए हैं वो खुद ही नाइट्रोजन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसको एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन अब आप इसको लिखेंगे कैसे आंसर? इस तरह से आंसर लिखेंगे आप, बीन प्लांट्स आर लेग्यूमिनस प्लांट्स। जो बीन प्लांट है वो लेग्यूमिनस प्लांट है। अब लेग्यूमिनस प्लांट्स मैंने आपको बताया था कि जो दाल वाली फसल होती है, जो सारी दालें होती है, मूंग, मसूर, चना, अरहर, ये सारी जो दाल वाली फसलें होती हैं, इनको क्या कहते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स। ओके, दे हैव राइजोबियम बैक्टीरिया इन देयर रूट नोड्यूल्स, यानी उनकी जड़ों में जो सूजा हुआ पार्ट होता है मोटा मोटा सा, उनमें कौन सा बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम, दैट फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, जो एयर से नाइट्रोजन लेके सॉइल में डालते हैं, ठीक है। सो एडिंग नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर इज अननेसेसरी फॉर देम, है ना, उनके लिए तो ज़रूरत ही नहीं है। एंड मे इवन हार्म द प्लांट्स एंड और सॉइल बैलेंस, और अगर वो डालेंगे भी तो क्या होगा, प्लांट्स को हार्म होगा और सॉइल का बैलेंस बिगड़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्नेहल डग 2 पिट्स। स्नेहल 2 गड्ढे खोदती है। क्वेश्चन 4 कर रहे हैं हम। ओके, ए और बी इन हर गार्डन, अपने गार्डन में, और दोनों गड्ढे का नाम रख देती है, एक का ए एक का बी। आप नाम कुछ और भी रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, लड्डू, रसगुल्ले, गोलगप्पे, चाउमीन, कुछ भी आप नाम रख दीजिए। इन पिट ए शी पुट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पिल्स एंड मिक्सड इट विद ड्राइड लीव्स। अब जो ए गड्ढा है, एक गड्ढे में वो क्या डालती है, वेजिटेबल के पील्स डालती है, फ्रूट्स के भी छिलके डालती है, और उसको ड्राइड यानी सूखे हुए जो पत्ते होते हैं उनके साथ मिक्स करके डालती है, ठीक है, पिट ए में। ओके, देन इन पिट बी शी डम्प्ड सेम काइंड ऑफ वेस्ट विदाउट मिक्सिंग इट ड्राई लीव्स, यानी पिट बी में वो सूखे पत्ते नहीं डालती, बाकी सारा जो पिल्स वगैरह है, छिलके वगैरह, वो सब डाल देती है। शी कवर्ड बोथ द पिट्स विद सॉइल एंड ऑब्जर्व आफ्टर 3 वीक्स। अब उनको मिट्टी से कवर कर देती है, दोनों गड्ढों को ऊपर से मिट्टी डाल देती है, ठीक है, और फिर 3 हफ्तों के बाद वो ऑब्जर्व करती है। व्हाट शी इज़ ट्राइंग टू टेस्ट, तो वो टेस्ट क्या करना चाह रही थी, दोनों में तो उसने छिलके ही डाल दिए, हाँ, एक में उसने मिट्टी डाली, एक में उसमें मिट्टी नहीं डाली, तो वो क्या टेस्ट करना चाह रही थी कि किस में खाद बन रही है या नहीं बन रही है, या क्या हो रहा है, ये चेक करना चाह रही है। चलिए, आपको इसका आंसर कैसे लिखना है? सो आप आंसर लिखेंगे, स्नेहल इज ट्राइंग टू टेस्ट विच कंपोस्टिंग मेथड इज मोर इफेक्टिव, यानी वो कर तो कंपोस्टिंग ही रही थी, है ना, दोनों गड्ढों में वो कंपोस्ट करना चाह रही थी चीज़ों को, लेकिन वो देखना चाह रही थी कि जो कौन सा मेथड है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। सो पिट ए वेट वेस्ट विद ड्राइड लीव्स,
दैट इज़ बैलेंस्ड कंपोस्टिंग, क्योंकि उसने वेट वेस्ट यानी जो गीले छिलके थे उनमें तो पानी था, अब उसमें उसने ड्राइड लीव्स डाल दिया, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है वो ड्राइड लीव ऑब्जर्व कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड कंपोस्टिंग हो जाएगा। एंड देन पिट बी ओनली वेट वेस्ट था, है ना। सो शी वांट्स टू ऑब्जर्व द रोल ऑफ ड्राई मटेरियल लाइक लीव्स इन फास्टर एंड इफेक्टिव कंपोस्टिंग। वो यही ऑब्जर्व करना चाहती थी कि जो रोल है ड्राई मटेरियल का, जैसे कि सूखे पत्ते डाले थे उसने, तो उसका क्या रोल है, जो सूखा मटेरियल है वो क्या करता है, तो वो क्या करता है मतलब फास्टर और इफेक्टिव कंपोस्टिंग होती है उससे, है ना। तो वो यही चेक करना चाह रही थी कि फास्टर और इफेक्टिव कंपोस्टिंग में इसका ड्राई मटेरियल का क्या रोल है। ओके, सो इसका कंक्लूज़न आप क्या लिखेंगे, कंक्लूज़न यानी उसने क्या देखा, उसका निष्कर्ष क्या निकाला, उसने क्या कंक्लूड किया। ड्राइड लीव्स हेल्प टू डीकम्पोज प्रॉपरली, जो ड्राइड लीव्स हैं वो डीकम्पोज को हेल्प करते हैं, प्रोसेस को फास्ट करते हैं, बिकॉज दे शोक एक्स्ट्रा मॉइस्चर एंड अलाउ एयर टू पास, दिस मेक्स द वेस्ट टर्न इनटू कंपोस्ट फास्टर, है ना। जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं और एयर को पास होने में हेल्प होती है फिर, और जिससे क्या होता है, जो कंपोस्ट है वो ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है, जो वेस्ट है वो कंपोस्ट में टर्न हो जाता है और फास्टर वे में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5th वन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब आपको ये कुछ दिया हुआ है हिंट, या फिर आप कह लो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्वालिटी दी हुई है, आपको बताना है कि वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना। तो फर्स्ट है, आई लिव इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरमेंट एंड इनसाइड योर गट। मैं सब जगह रहता हूँ, इनसाइड आपके शरीर में भी रहता हूँ, है ना। सेकंड है, आई मेक ब्रेड एंड केक्स सॉफ्ट एंड फ्लफी। मैं ब्रेड और केक को सॉफ्ट और फ्लफी बनाता हूँ। एंड थर्ड है, आई लिव इन द रूट्स ऑफ पल्स क्रॉप एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशंस फ्रॉम देयर ग्रोथ। मैं रूट और पल्सेस की जड़ों में रहता हूँ, है ना, सॉरी पल्सेस जो फसल होती है उसकी जड़ों में रहता हूँ। तो कौन से हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपको पता तो चल ही गया होगा, है ना। बट आपको प्रॉपरली आंसर लिखना है क्वेश्चन के साथ, ताकि आपको याद रह सके इस तरह से। आई लिव इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरमेंट इनसाइड योर गट, कौन सा है वो, बैक्टीरिया। सेकेंड, जो ब्रेड और केक्स बनाता है, ईस्ट। एंड थर्ड, जो पल्सेस की जो फसलें होती है उनकी जड़ों में रहता है, राइजोबियम। ओके, नाउ 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिवाइस एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नीड ऑप्टिमल टेम्परेचर, एयर, मॉइस्चर फॉर देयर ग्रोथ। यानी अब आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टेस्ट करना है। नीड ऑप्टिमल मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए तीनों चीज़ें चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, एयर चाहिए और मॉइस्चर चाहिए, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए ये तीनों चीज़ें ज़रूरी है। तो आपको एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है जिससे ये बात प्रूफ हो जाए कि हाँ ये बात सही है, ठीक है। तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे कौन सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। हम 3 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड ले लेंगे, ठीक है। आप लिखेंगे आंसर में, टेक 3 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। स्लाइस 1 में क्या करना है, कीप इन वार्म प्लेस, गर्म प्लेस पे रखना है, बट स्प्रिंकल सम वाटर बिफोर, उसको थोड़ा सा पानी छिड़क दो ब्रेड पर और फिर उसको गर्म जगह पे रख दो। ओके, देन स्लाइस 2, उसमें क्या करना है, कीप इन अ रेफ्रिजरेटर, कोल्ड एंड ड्राई प्लेस हो गया ना रेफ्रिजरेटर, तो आप वहाँ पे रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में। एंड थर्ड स्लाइस को आप कहाँ रखेंगे, सील्ड एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन आफ्टर 3-4 डेज, अब 3-4 डेज बाद क्या होता है, फंगस ग्रोज क्विकली ऑन स्लाइस 1, जो स्लाइस 1 है उस पर जो फंगस है वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, और लिटिल और नो ग्रोथ इज सीन ऑन दी अदर स्लाइसेस, और जो दूसरी स्लाइसेस है उस पर बहुत कम या ना के बराबर ही ग्रोथ होता है, ठीक है, फंगस वगैरह या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। दिस शोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नीड वार्मथ, एयर एंड मॉइस्चर टू ग्रो। तो इससे प्रूफ हो गया है ना कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको उनकी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए,
गर्मी चाहिए, हवा चाहिए और नमी भी चाहिए, मॉइस्चर, एयर एंड वार्मथ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टेक 2 slices of bread, place 1 slice in a plate near the sink। 2 स्लाइस लेने ब्रेड की, एक आपको सिंक के पास रखना है, ठीक है, एक प्लेट जो ब्रेड जिसमें ब्रेड रख के और सिंक के पास रखना है। प्लेस द अदर स्लाइस इन द रेफ्रिजरेटर, एक स्लाइस को रेफ्रिजरेटर में रख दो। कंपेयर आफ्टर 3 days, 3 days के बाद कंपेयर करो। नोट योर ऑब्जर्वेशन, गिव रीजंस फॉर योर ऑब्जर्वेशन, आपने क्या ऑब्जर्व किया और उसका रीज़न क्या था उसको भी आपको लिखना है। तो कैसे लिखोगे? सो आंसर में आप लिखोगे ऑब्जर्वेशन आफ्टर 3 days, 3 days मतलब 3 दिन के बाद। ओके, क्या ऑब्जर्व किया आपने? ब्रेड नियर द सिंक विल शो फंगस और मोल्ड ग्रोथ। ओके, जो सिंक के पास है वहाँ पे फंगस और जो मोल्ड है वो जल्दी से उसका ग्रोथ हो जाता है। ब्रेड इन द फ्रिज विल रिमेन अनचेंज, जो ब्रेड फ्रिज में है वो अनचेंज रहता है, ठीक है। इसका रीज़न आप दे दोगे, वार्मथ एंड मॉइस्चर नियर द सिंक सपोर्ट माइक्रोबियल ग्रोथ, यानी वार्म और मॉइस्चर दोनों मिली उसको सिंक के पास, है ना, तो क्या हो गया, उसको माइक्रोब्स जो थे उसमें जल्दी ग्रोथ मिल गया, उसको सपोर्ट मिल गया। कोल्ड टेम्परेचर इन द फ्रिज स्लोज डाउन एंड प्रिवेंट माइक्रोबियल एक्टिविटी, यानी अब जो फ्रिज है वहाँ का टेम्परेचर तो ठंडा है तो इनकी ग्रोथ वहाँ पे धीरे धीरे होगी, है ना, जो भी माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो बहुत कम होगी। ओके, या नहीं भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी, वैसे ये आप करके देखना, तीनों जगह या 2 जगह ब्रेड के स्लाइसेस रख के देखना, एयर टाइट में भी रख के देखना और फिर करके देखना, ठीक है। तो आपको जो ऑब्जर्वेशन रहेगी ना उसमें जो आप नोट करोगे वो आपको हमेशा याद रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स दैट व्हेन कर्ड इज लेफ्ट आउट फॉर अ डे इट बिकम्स मोर सॉर। एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया कि जब दही को पूरे दिन के लिए आप बाहर छोड़ दो तो वो ज़्यादा खट्टा हो जाता है। आपने घर में भी देखा होगा कि जब दही आप बाहर छोड़ देते हैं तो फ्रिज में नहीं रखते हैं तो वो बहुत खट्टा हो जाता है ना। सो व्हाट कैन बी 2 पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। तो इसके 2 रीज़न आपको बताने हैं, ठीक है, कि क्यों ऐसा होता है। तो आप क्या रीज़न बताओगे? सो इस तरह से आप रीज़न बता सकते हो और अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हो, है ना। 2 पॉसिबल रीज़न आंसर में लिखोगे। फर्स्ट, बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबाइसिल्स मल्टीप्लाई मोर इन वार्म कंडीशन। जो ये लैक्टोबाइसिल्स है जो कि दही में होता है वो क्या होता है, जब उसको गर्मी मिलती है तो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है वो, है ना, प्रोड्यूसिंग मोर लैक्टिक एसिड, और ज़्यादा लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस करता है जिससे जो दही है वो सॉर यानी खट्टी हो जाती है। देन सेकेंड, लॉन्गर टाइम अलाउज मोर फर्मेंटेशन इंक्रीजिंग एसिडिटी, यानी ज़्यादा लंबे समय तक क्या होता है, ज़्यादा फर्मेंट होता है जिसकी वजह से भी वो खट्टा हो जाता है, ठीक है। सो ये 2 आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन, क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्जर्व द सेटअप गिवन इन फिगर 2.15। ये जो फिगर यहाँ पर है 2.15 इसको ऑब्जर्व करना है। ये देखो, एक यहाँ पर है, एक ये यहाँ पर फ्लास्क है। ओके, चलिए देखते हैं क्या है इसमें। व्हाट हैपन्स टू दिस शुगर सोल्यूशन इन फ्लास्क ए, यानी ये जो है ये शुगर सोल्यूशन है इसमें, तो इसमें क्या होगा। और देन सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन टेस्ट ट्यूब बी आफ्टर 4 आवर्स, और 4 घंटे के बाद ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं और क्यों हो रहा है। अगर इसमें कुछ हो रहा है तो व्हाट वुड हैपन इफ़ ईस्ट वाज नॉट एडेड इन फ्लास्क ए। अब ये देखो, ये जो फ्लास्क ए है इसमें वार्म शुगर सोल्यूशन है और ईस्ट है ना। हमने ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी किया भी है ना। ये देखो, इसमें शुगर भी है, वार्म वाटर भी है और ईस्ट भी है। तो अगर 3-4 घंटे तक इसको छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मेंट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से इसमें कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो इसमें इकट्ठी हो जाएगी, लाइम वाटर में जाएगी, और जिससे लाइम वाटर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, है ना। हमने अभी जो बलून वाला क्वेश्चन किया था वो सेम था, है ना। सो इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं हम। फर्स्ट, कैसे लिखेंगे आप आंसर।
फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द शुगर सोल्यूशन इन फ्लास्क ए। जो ए है फ्लास्क ए, उसमें क्या होता है शुगर सोल्यूशन के साथ। सो आप लिखेंगे द ईस्ट फर्मेंट्स द शुगर प्रोड्यूसिंग एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फर्मेंट होता है ईस्ट और फिर उसमें एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन टेस्ट ट्यूब बी आफ्टर 4 आवर्स। टेस्ट ट्यूब बी में 4 घंटे बाद क्या होगा, वो वाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें आ रही है। सो आप लिखेंगे द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की इंडिकेटिंग CO2 गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट एंड पास थ्रू द ट्यूब। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन व्हाट वुड हैपन इफ ईस्ट वाज नॉट एडेड इन फ्लास्क ए। अगर फ्लास्क ए में सिर्फ गर्म पानी और शुगर सोल्यूशन रख देते, तो वार्म शुगर सोल्यूशन अगर रख देते, ईस्ट नहीं रखते, तो क्या होता। नो फर्मेंटेशन वुड अकर, कोई फर्मेंटेशन नहीं होता है ना। एंड नो गैस वुड बी रिलीज, ना कोई गैस रिलीज होती। और जो लाइम वाटर है वो रिमेन क्लियर, यानी वो क्लियर ही रहता, वो मिल्की नहीं होता। ओके, इसके बाद एक आपको नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको क्या करना है, प्रिपेयर सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर लर्निंग फॉर। अब आपकी लर्निंग और ज़्यादा बढ़े तो इसके लिए आपके माइंड में क्वेश्चन भी आने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने इतनी सारी एक्टिविटीज़ की है। तो साइंस में तो यही होता है, जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करोगे उतना सीखोगे और नए क्वेश्चंस आएंगे आपके माइंड में और ज़्यादा सीखने की क्यूरियोसिटी होगी, जानने की क्यूरियोसिटी होगी, है ना। सो आपको ही अपनी लर्निंग के बेस पे कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं। तो किस तरह से क्वेश्चन आप बना सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। जैसे फर्स्ट है व्हाई डज ईस्ट प्रोड्यूस गैस व्हेन मिक्स्ड विद शुगर। जो ईस्ट है वो गैस क्यों प्रोड्यूस करता है जब हम उसको शुगर से मिक्स करते हैं। सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन कंपोस्टिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंपोस्टिंग में क्या रोल है। व्हाई डू लेग्यूमिन्स नॉट नीड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। जो लेग्यूम्स हैं, लेग्यूम्स जो प्लांट की जड़ों में होता है, उनको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत क्यों नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन व्हाट कॉजेज ब्रेड टू बिकम मोल्डी फास्टर आउटसाइड द फ्रिज। जो फ्रिज से बाहर ब्रेड है वो जल्दी क्यों उसमें वो हो जाता है, फंगस हो जाता है। देन फिफ्थ क्वेश्चन हाउ डज लाइम वाटर हेल्प इन डिटेक्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको डिटेक्ट करने के लिए, पहचानने के लिए लाइम वाटर ही क्यों ज़रूरी है, कैसे डिटेक्ट करता है। ओके, सो इस तरह से क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। आई होप आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बहुत इजीली समझ में आए होंगे, अच्छे से बिल्कुल, और आई थिंक कुछ तो याद भी हो गया होगा। और अगर नहीं याद हुए तो डोंट वरी, इस चैप्टर के ऑप्शन टाइप क्वेश्चन की वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी, जिसमें 20 से 25 ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने प्रिपेयर किए हैं और आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट भी करना है कि आपको कैसा लग रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है या नहीं। ओके, एंड देन सब्सक्राइब तो करना ही है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।